स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज जो हम करेंगे वो करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज। और जो ये एमसीक्यूज है वो हम स्टार्ट करेंगे 151 से लेकर के और जाएंगे 200 तक। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 151वां क्वेश्चन है कि जहांगीर के किस बेटे के विद्रोह को समर्थन देने के कारण पांचवें सिख गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे को मृत्यु दंड दिया गया। ऑप्शन ए खुर्रम, बी परवेज, सी खुसरो, डी मुराद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खुसरो। खुसरो जो थे इनको जो है अर्जुन देव जी ने आश्रय दिया था जब इन्होंने और जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। खुसरो ने जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो ये गुरु अर्जुन देव के पास जाते हैं और गुरु अर्जुन देव इनको आश्रय देते हैं, जिसके कारण जहांगीर चिढ़ जाते हैं और वह गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहांगीर के शासन काल के दौरान कौन सी कला शैली अपने चरम पर पहुंची जिसमें राजाओं के सिर के पीछे हैलो या दिव्य प्रकाश का उपयोग हुआ। ऑप्शन ए वास्तुकला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी हस्तशिल्प। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चित्रकला। जो चित्रकला थी उस समय की, उन चित्रकलाओं में जो राजा थे उनके सिर के पीछे एक हैलो या दिव्य प्रकाश को दिखाया जाता था। और यह जो कला है जहांगीर के शासन काल के समय अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली में कौन सा सैन्य नवाचार जो है पेश किया जिसमें एक सवार को 2 घोड़े या 3 घोड़े रखने की अनुमति थी। ऑप्शन ए जागीरदारी, बी इजरा प्रणाली, सी दुअस्पा या सी अस्पा, डी मनसबदारी या का हेरिडेटरी होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दुअस्पा या सी अस्पा। जो दुअस्पा और सी अस्पा एक प्रणाली का नाम है जो जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली की जगह स्टार्ट की थी। इसमें जो सैन्य सवार था वो 1 घोड़ा या 2 घोड़े, दुअस्पा में 2 घोड़े रख सकता था और सी अस्पा में 3 घोड़े रख सकता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहजहां के शासन काल की किस स्थापत्य कला की शैली में पत्थरों को काटकर फूलों की डिजाइन में दीवारों को सजाया जाता था। ऑप्शन ए चारबाग, बी पित्रा ड्योरा, सी मेहराब, डी गोपुरम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पित्रा ड्योरा। पित्रा ड्योरा थी एक शासन काल में, किसके शासन काल में? शाहजहां के शासन काल में स्थापत्य कला का नाम है जिसमें पत्थरों को काटकर जो है फूलों का डिजाइन दिया जाता था और उनको दीवारों पर सजाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाहजहां के शासन काल का आधिकारिक इतिहास किस पुस्तक में दर्ज है जिसके मुख्य लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ऑप्शन ए अकबरनामा, बी बादशाहनामा, सी शाहजहांनामा, डी आलमगीरनामा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बादशाहनामा। बादशाहनामा जो थी वो पुस्तक है जिसके लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है। इसमें शाहजहां के पहले 20 वर्षों का जो है शासनकाल का वर्णन मिलता है। इन 20 वर्षों में जो राजनीतिक कार्य हुए या जो भी कर इत्यादि वसूले जाते थे उनका वर्णन जो है इस पुस्तक में मिलता है। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको पादशाहनामा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने अपने शासन काल में नैतिकता और शरिया कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया। ऑप्शन ए काजी, बी मीर बख्शी, सी मुहतसिब, डी सदर उस सदर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मुहतसिब। जो मुहतसिब था वह एक अधिकारी था जिसका जो नियुक्ति है औरंगजेब के द्वारा अपने शासन काल में की जाती है। यह जो सुनिश्चित करता था
वो सुनिश्चित करता था कि उसके क्षेत्र में जो शरिया कानून है उसकी पालना अच्छे ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। बाजार नियंत्रण को भी यह जो है बाजार के ऊपर नियंत्रण भी रखता था और सामाजिक कार्यों में यह बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया करता था और शरिया जैसे कानून को बढ़ावा इसी के अंदर यानी कि अंतर्गत दिया जाता था, जिसको मुहतसिब कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक उत्सवों, तुलादान और सिक्कों पर कलमा लिखने पर रोक लगा दी थी। तुलादान क्या था? ऑप्शन ए राजा को सोने में तोलना, बी युद्ध में लूटा गया धन, सी धार्मिक दान, डी भूमि कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजा को सोने में तोलना। इसका जो है तुलादान को क्या कहा जाता था? राजा को सोने में तोलना। प्रतिवर्ष 2 बार यह जो है कार्य किया जाता था, जिसमें राजा को सोने तथा चांदी से तोला जाता था। जो औरंगजेब है इन्होंने हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव जैसे होली और दीपावली इनको मनाने से भी रोक लगा दिया था और एक नवरोज त्योहार है उसको मनाने पर भी इन्होंने जो है रोक लगा दी थी। इन्होंने सिक्कों पर कलमा लिखना भी मना कर दिया था। तो इनके द्वारा किए गए ये मुख्य कार्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर मृत्युदंड दिया, जिसके बाद सिख समुदाय ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए गुरु अंगद, बी गुरु हरगोबिंद, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है इनको औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। कब दिया गया था? 1675 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने जो है इन्हें मृत्युदंड दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औरंगजेब के समय में बीजापुर और गोलकुंडा का अधिग्रहण कब हुआ? ऑप्शन ए 1658 से लेकर के 1660 के बीच, बी 1679 से लेकर 1681, बी 1686 से 1687, डी 1690 से 1700। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1686 से 1687 के बीच जो है औरंगजेब के समय में बीजापुर और गोलकुंडा का अधिग्रहण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू नोबल्स की कुल संख्या में कमी आई या वृद्धि हुई? ऑप्शन ए संख्या में कमी आई, बी संख्या में वृद्धि हुई, सी संख्या शिथिल रही, डी केवल मराठों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संख्या में वृद्धि हुई। जो पहले औरंगजेब अकबर के शासनकाल में जो हिंदू नोबल्स थे उनकी संख्या 1400 के करीब मानी जाती थी और जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल आता है तो यह बढ़ाकर 14,500 के करीब कर दी जाती है। यानी कि उस समय अकबर के समय और औरंगजेब के समय की तुलना करें तो 30% के करीब जो है बढ़ा दिया गया था हिंदू नोबल्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता जो शाहजी भोसले थे पहले किस डेक्कन सल्तनत में अपनी सैन्य सेवाएं दी थी? ऑप्शन ए अहमदनगर और बीजापुर, बी बीदर और गोलकुंडा, सी अहमदनगर और बीदर, डी मुगल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अहमदनगर और बीजापुर में जो है अपनी सेवाएं दे रखी थी। किसने? शाहजी भोसले, जो किसके पिता थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर के सल्तनत के तहत सैन्य सेवाएं दे रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रसिद्ध गुप्त हथियार का नाम क्या था जिसका उपयोग उन्होंने अफजल खान को मारने के लिए किया था? ऑप्शन ए भाला, बी कटार, सी बागनख, डी तलवार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी कि बागनक। जो बागनक था वो हाथ में पहने जाने वाला एक अस्त्र था जो बाघ के पंजे के साइज का या फिर उसके आकार का था। जब अफजल खान ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था बिना अस्त्रों के, तो उस समय जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने अफजल खान को बागनक से मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति के साथ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत उन्हें 23 किले मुगलों को सौंपे थे? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, बी राजा जय सिंह, सी दिलेर खान, डी जसवंत सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि राजा जय सिंह। जो राजा जय सिंह थे उन्होंने मुगल सेनापति होते हुए पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे मुगलों की तरफ से, और शिवाजी महाराज ने अपनी तरफ से साइन किए थे। इसमें 23 किले जो है मुगलों को सौंप दिए गए थे और 12 अपने पास रखे गए थे। इससे टोटल किले कितने थे? 35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद यानी कि अष्टप्रधान में अमात्य कौन थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी कमांडर इन चीफ, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अकाउंटेंट जनरल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल को जो है अमात्य कहा जाता था, और जो अमात्य का काम था वो था लेखा जोखा रखना, सरकारी खजाने का, सेना का इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा प्रशासन में पंडित राव का कार्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य कमान, बी पत्राचार, सी धार्मिक मामले और दान, डी वित्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धार्मिक मामले और दान का देखरेख करना ही किसका कार्य था? पंडित राव का कार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मराठा शासनकाल में पड़ोसी राज्यों से उनकी संपत्ति जो उत्पादन के 1/4 हिस्से के रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? ऑप्शन ए जजिया, बी सरदेश मुखी, सी चौथ, डी जकात। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चौथ। चौथ जो थी वो एक तरह का कर था जो 1/4 हिस्सा था कुल उत्पादन का या संपत्ति का। यह मराठा प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला ऐसा कर था जो सीधे उनसे लिया जाता था जो इनके नियंत्रण में तो नहीं थे लेकिन इनके अक्षेत्र में आते थे, और उनकी सुरक्षा के लिए मराठा जो है उनसे चौथ जैसे कर का लेना अनिवार्य कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथ के अलावा मराठा जिन क्षेत्रों पर अपना संप्रभु अधिकार जताते थे वहां भू राजस्व पर एक अतिरिक्त 10% जो है कर क्या कहलाता था? ऑप्शन ए जामादमी, बी सरदेश मुखी, सी खराज, डी खम्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरदेश मुखी। जो सरदेश मुखी था वो 10% था टोटल उत्पादन या संपत्ति का, और जो मराठा है जिन क्षेत्रों पर अपना संप्रभु अधिकार रखते थे उनसे यह सरदेश मुखी कर लिया करते थे जो चौथ से अन्य था यानी कि उसके अलावा अतिरिक्त कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी महाराज के शासनकाल में कौन सी लिपि जो है राजभाषा मराठी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल की जाती थी? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी मोडी लिपि, डी शारदा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोडी लिपि। जो लिपि थी राजभाषा मराठी की वो कौन सी थी? मोडी लिपि थी शिवाजी महाराज के शासनकाल के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेशवा के शासन काल में मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंची और उन्होंने उत्तर भारत में मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी माधवराव। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के समय जो है
मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने उत्तर भारत में मुगलों से जो है चौथ और सरदेशमुखी कर की उगाही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अदन्यापत्र नामक प्रसिद्ध दस्तावेज जो मराठा प्रशासन और नीति के बारे में जानकारी देता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, बी रामदास, सी रामचंद्र पंत अमात्य, डी बालाजी विश्वनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रामचंद्र पंत अमात्य। जो रामचंद्र पंत थे, जो अमात्य थे यानी कि अकाउंटेंट जनरल, उनके द्वारा जो है क्या लिखा गया था? अदंत्य पत्र लिखा गया था जो मराठा प्रशासन और नीति के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से अलवार और नयानार संतों द्वारा किया गया। अलवार किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिव, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी शक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विष्णु। जो अलवार थे वो विष्णु की पूजा करते थे और जो नयनार थे वो शिव की पूजा किया करते थे। तो देखिए अलवार जो है विष्णु की और नयनार जो है शिव की पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलवार संतों द्वारा गाए गए भजनों को किस तमिल ग्रंथ में संकलित किया गया है जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिया पुराण, बी नल्लीरा दिव्य प्रबंधम, सी तिरुमुराई, डी वचन साहित्य। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नल्लीरा दिव्य प्रबंधम जो है इसमें संकलित किया गया है जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। और जो यह वेद है वह अलवार संतों द्वारा गाए गए भजनों को संकलित किए हुए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रचार किया जो किस बात पर जोर देता है? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा अलग अलग हैं, बी मोक्ष के लिए कर्मकांड आवश्यक है, सी आत्मा और ब्रह्मा की एकता, डी भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आत्मा और ब्रह्मा की एकता ही अद्वैतवाद का सिद्धांत के प्रचार करता है जो शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामानुज द्वारा प्रतिपादित वशिष्ठाद्वैत के दर्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शुद्ध अद्वैत, बी योग्य गैरद्वैत, सी ब्रह्मा और आत्मा पूरी तरह से भिन्न है, डी भक्ति पर जोर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि योग्य गैर द्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म जो है इस दर्शन का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत के प्रमुख अनुयायी कौन थे जो भगवान कृष्ण के बाल रूप की भक्ति के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कबीर, बी दादू दयाल, सी सूरदास, डी तुकाराम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास। सूरदास जो थे वो भगवान कृष्ण के बाल रूप की भक्ति के लिए जाने जाते थे। और वल्लभाचार्य द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया था? शुद्धाद्वैत। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित जो है शुद्धाद्वैत के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो ये सूरदास थे और सूरदास ही कृष्ण के बाल रूप की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंगायत समुदाय के संस्थापक बसवन्ना ने किस स्थान की स्थापना की जिसे विश्व की पहली संसद कहा जाता है जहां सभी जातियों और लिंगों के लोग अपने अनुभव साझा करते हैं? ऑप्शन ए अनुभवा मंडपा, बी मजार, सी खानका, डी मठ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुभवा मंडपा। अनुभवा मंडपा की जो है बसवन्ना जो है संस्थापक होते हैं जिसे विश्व की पहली
संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सभी जातियों और लिंगों के लोग अपने अनुभव साझा करने के लिए आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल, जिसे विठोबा कहा जाता है, की पूजा पर केंद्रित भक्ति संतों को क्या कहा जाता था, जिन्होंने अभंग नामक भक्ति गीत लिखे हैं? ऑप्शन ए वीर शैव, बी लिंगायत, सी वरकारी संत, डी नाथ पंथी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वरकारी संत। वरकारी संत जो है इनको कहा जाता था, जिन्होंने अभंग नामक भक्ति गीत लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भक्ति संत ने रामायण का अवधि हिंदी में रामचरितमानस के रूप में रूपांतरण किया और जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी चैतन्य महाप्रभु। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जो थे वो भक्ति संत थे, जिन्होंने रामायण का अवधि हिंदी में जो है रामचरितमानस के रूप में रूपांतरण किया। और जो तुलसीदास जी हैं वो अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन का क्या अर्थ है? उसी समय में, जिस समय में अकबर और जहांगीर थे, उसी समय में तुलसीदास भी मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैन्य बिरादरी में बदलने के लिए किस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए संकीर्तन, बी निर्मल सेक्ट, सी खालसा, डी उदासी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खालसा। खालसा जो है एक सिख धर्म के 10वें गुरु द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य बिरादरी का पंथ है, जिसे खालसा कहा जाता है। और इन्होंने यहीं से जो है सिख समुदाय को एक सैनिक शक्ति के रूप में तब्दील कर दिया या बदल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य केंद्र अजमेर में है। चिश्ती संप्रदाय के किस संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था, जिनका दरगाह दिल्ली में है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, सी शेख निजामुद्दीन औलिया, डी नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे। और इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान और यात्री अल बिरूनी ने संस्कृत लिखी, सीखी और किस पुस्तक में भारतीय समाज, विज्ञान और धर्म का वर्णन किया? ऑप्शन ए रहला, बी किताब उल हिंद, सी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, डी शाहनामा। इसका जो राइट आंसर है कि जो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान और यात्री अलब बिरूनी ने संस्कृत सीखी और जो पुस्तक है किताब उल हिंद की जो है रचना की, जो भारतीय समाज, विज्ञान और धर्म का वर्णन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसने किस भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन किया? ऑप्शन ए केवल घुड़सवार डाक का, बी केवल पैदल डाक का, सी घुड़सवार और पैदल दोनों का, डी केरावन डाक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घुड़सवार डाक और पैदल डाक दोनों का ही वर्णन करता है। जो घुड़सवार डाक है वो प्रत्येक कुछ दूरी के बाद घोड़े बदल लिए जाते थे और डाक आगे की तरफ पहुंचाई जाती थी। पैदल डाक में क्या होता था? सैनिक पैदल जा करके एक मील में 3 चौकियों का निर्माण कर रखा था, जहां पर जो भी संदेश है वो आगे पहुंचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मार्को पोलो ने किसके शासनकाल में
क्वेश्चन है 183 कि मार्को पोलो ने किसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य और काकतीय रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल की स्मृति का वर्णन किया है। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी मारवर्मन कुलशेखर, सी देवराय द्वितीय, डी फिरोज शाह बहमनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि मारवर्मन कुलशेखर। जो इनके शासनकाल में जो है मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य और काकतीय रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल की स्मृति का वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी यात्री जो फ्रैंकोइस बर्नियर है, जो शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आया, उसने किस बात पर जोर दिया कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है, जिसे ओरिएंटल डिस्पोटिज्म कहा गया। ऑप्शन ए भारतीय किसानों की समृद्धि, बी व्यापार की उच्च दर, सी राज्य द्वारा भूमि का स्वामित्व, डी मुगलों का धार्मिक सहिष्णुता। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राज्य द्वारा भूमि का स्वामित्व। यानी कि राज्य द्वारा जो भूमि है वो कम है, इसने जो है वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट है कि जीन बैप्टिस्टे टवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया और वह किस व्यवसाय से जुड़ा था। ऑप्शन ए पुर्तगाली मिशनरी था, बी इतालवी चिकित्सक था, सी फ्रांसीसी जौहरी और रत्न व्यापारी, डी ब्रिटिश दूत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वह फ्रांसीसी जौहरी था और वह रत्न व्यापार से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण देती है। ऑप्शन ए तारीख ए फिरोज शाही, बी फतवा ए जागीरदारी जहांदारी, सी तबकात ए नासिरी, डी शाहनामा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तारीख है फिरोज शाही। जो तारीख है फिरोज शाही है वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है और इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य की रचना की। ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी कवितावली, डी अखरावट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पद्मावत। जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान लिखी गई, यह एक हिंदी महाकाव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। कौन सा काव्य है? पद्मावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है और इसका तीसरा भाग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 2 भाग जिसका अंतिम भाग आईने अकबरी है, 3 भाग जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, 4 भाग जिसका तीसरा भाग शाहजहांनामा है, डी 5 भाग जिसका अंतिम भाग जो है तजूक ए जहांगीरी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 भाग और जिसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी जिसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अकबर। मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी जिसने महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए मुगल वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए, बी उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, सी मंगोलों के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व, डी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक विचारों का समर्थन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी में उपवाद जो अनुवाद है उसको कराए जाने के कारण जो दारा शिकोह है
शाहजहां के पुत्र वो जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध फारसी विद्वान अल बिरूनी ने किस पुस्तक में भारतीय समाज विज्ञान और धर्म का वर्णन किया है? ऑप्शन ए रहला, बी तारीख फिरोज शाही, सी किताब उल हिंद, डी शाहनामा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है वो अल बिरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें भारतीय समाज विज्ञान और धर्म का वर्णन मिलता है। और यह जो अल बिरूनी है वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था और यह एक फारसी विद्वान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में किस मंदिर पर आक्रमण किया जिससे उसकी छवि एक लुटेरे और विध्वंसक के रूप में बनी? ऑप्शन ए कांगड़ा का मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी मार्तंड सूर्य मंदिर, डी विश्वनाथ मंदिर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर इसने जो है महमूद गजनी ने 1025 में आक्रमण किया था और यहाँ से बहुत सारा धन लूटकर वापिस जा रहा था। तो रास्ते में जाटों से इसका संघर्ष हुआ और जाटों ने कुछ धन इससे छीन लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महमूद गजनी के आक्रमण के समय किस राजपूत शासक ने शाही शासकों की मदद नहीं की जिससे शाही साम्राज्य का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो गया? ऑप्शन ए चालुक्य शासकों ने, बी प्रतिहार शासकों ने, सी राजपूत शासकों ने, डी तोमर शासकों ने। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजपूत शासकों ने जो है मदद नहीं की थी जिसके कारण शाही साम्राज्य का वर्चस्व जो है समाप्त हो गया। किसका हो गया? राजपूत शासक। ठीक है, महमूद गजनी के आक्रमण के समय राजपूत शासक जो है एक दूसरे की मदद नहीं करते जिसके कारण शाही साम्राज्य का वर्चस्व जो है वो कम हो गया। चलिए नेक्स्ट। राजपूतों की हार के कारणों में से एक प्रमुख कारण क्या था जिसने तुर्कों के खिलाफ उनकी सैन्य व्यवस्था को कमजोर किया? ऑप्शन ए आर्टिलरी का अभाव, बी गुप्तचर प्रणाली का कमजोर होना, सी बढ़ते सामंतवाद के कारण प्रशासनिक और सैन्य संगठन का कमजोर होना, डी लंबी दूरी की धनुषों का अभाव। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बढ़ते सामंतवाद के कारण प्रशासनिक और सैन्य संगठन का कमजोर होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन किस राजपूत शासक ने उसे माउंट आबू के पास हुई लड़ाई में हरा दिया? ऑप्शन ए भीमा प्रथम, बी भीम द्वितीय या नायकी देवी, सी पृथ्वीराज चौहान, डी जयचंद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भीम द्वितीय या नायकी देवी द्वारा जो है उसे माउंट आबू के पास लड़ाई में हरा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बावजूद मोहम्मद गोरी का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में जीतने का कौन सा कारक सहायक रहा? ऑप्शन ए भारतीय तलवारों की कमजोरी, बी राजपूतों में रणनीतिक दूरदर्शिता का अभाव, सी राजपूतों की संख्या में कमी, डी टर्किश सेना में हाथी घुड़सवारों का होना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजपूतों में रणनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 के बाद मोहम्मद गोरी ने किस शासक को कन्नौज के पास चंदावर की लड़ाई में हराया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद्र, सी भीमा द्वितीय, डी परमार्थी देवा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जयचंद्र। जयचंद्र जो थे गढ़वाला के शासक थे, इनको बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा हरा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोहम्मद गौरी के किस गुलाम सेनापति ने बिहार की नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्रसिद्ध बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बख्तियार खिलजी, सी ताज उल-दीन यलदौज, डी कबाचा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने बिहार की नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्रसिद्ध बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और उनमें रखे रिकॉर्ड में आग लगा दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान शिक्षा जगत को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहान वंश के किस शासक ने 1100 ईस्वी के आसपास अजमेर शहर की स्थापना की, जो अजय मेरू के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सिंहराज, बी अजय राजा, सी अर्णोराज, डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अजय राजा। अजय राजा जो थे चौहान वंश का शासक था, जो 1100 ईस्वी के आसपास अजमेर शहर की स्थापना करता है, जो अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल में मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया, जो सोलंकी शैली की वास्तुकला को दर्शाता है? ऑप्शन ए भीमा प्रथम, बी मूलराज प्रथम, सी भीमादित्य, डी कर्णदेव। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भीमा प्रथम। जो भीमा प्रथम थे उसके शासनकाल के समय मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है बनवाया गया था, जो सोलंकी शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। तो इसी के साथ हमारा यह आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।